Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we are going to learn how to use set in Python. Let's start with this. A set contains a group of unordered elements which can be different types. Set के अंदर भी हम group of elements store करवा सकते हैं और ये सारे के सारे different data types के भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ जब ये store करता है तो इसको unordered form में store करता है. Sets are represented using curly brackets. सेट्स को जब भी हम डिफाइन करेंगे पाइथन के अंदर तो करली ब्रैकेट्स के अंदर करेंगे. इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. पहले सबसे हम लोग सेट नेम लिखते हैं, वेरिएबल होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर है, करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर कोई एलिमेंट लिख लेंगे, फिर कॉमा देके कोई और एलिमेंट्स लिख सकते हैं, फिर कॉमा देके एलिमेंट 3 लिख सकते हैं और इस तरह मैनी एलिमेंट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और एंड में हम लोग करली ब्रैकेट्स इसको क्लोज कर लेते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. एक्स वेरिएबल है, सेट असाइनमेंट ऑपरेटर है, करली ब्रैकेट स्टार्ट किया है और ये डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के हैं. स्ट्रिंग भी है, इंटीजर्स भी है, बूलियन वैल्यू भी है. बट बैकएंड पे जब ये स्टोर करता है तो अनऑर्डर्ड फॉर्म में सेव करता है या स्टोर करता है. सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल, अनइंडेक्स्ड एंड नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सेट के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं जब हम उनको स्टोर करवाते हैं, जिस ऑर्डर में हमने दिया है वो उस ऑर्डर में उसको सेव नहीं करता, वो अपने ही तरीके से उसको सेव करेगा. इट्स मीन अनऑर्डर्ड सेव करता है. फिर वो अनचेंजेबल होते हैं, हम लोग चेंज नहीं कर सकते. एंड अनइंडेक्स्ड मीन्स क्योंकि अनऑर्डर्ड होते हैं तो इंडेक्सिंग नहीं हो सकती. जब इंडेक्सिंग नहीं होगी तो हम लोग उसको चेंज भी नहीं कर सकते. एंड नो डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड, और इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी अलाउड नहीं होती. सेट एलिमेंट्स आर म्यूटेबल बट वी कैन नॉट मॉडिफाई इट बिकॉज इट इज़ अनइंडेक्स. अच्छा, इसके एलिमेंट्स जितने भी होते हैं म्यूटेबल होते हैं. म्यूटेबल मीन्स कि चेंज हो सकते हैं बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते. उसकी रीज़न ये है क्योंकि वो उसको इंडेक्स नहीं करता और हमें ये भी नहीं पता होता है वो किस फॉर्म में उसने इसको स्टोर किया हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं. तो इसलिए हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते. इसके अंदर कुछ सेट और मेथड्स हैं, उनको देखते हैं. डिटरमाइन एलिमेंट इन द सेट. अगर हम लोगों ने एलिमेंट्स को देखना है इसके अंदर सेट के अंदर है कि नहीं है तो उसका सिंटैक्स क्या है. एलिमेंट लिखेंगे, इन इज अ रिजर्व कीवर्ड, फिर सेट बताएंगे किस में से हमने देखना है वो. एग्जाम्पल, ये सेट क्रिएट किया हुआ है, मैं प्रिंट का फंक्शन लेता हूँ, मैं लिखता हूँ मुझे बताओ 8 इसका एलिमेंट है, इन एक्स कौन सा, ये जो सेट है, मुझे बताओ 8 जो है वो इस सेट के अंदर है, तो इसके रिटर्न में मुझे वो बूलियन वैल्यू देगा, या वो ट्रू देगा या फॉल्स देगा. यहाँ पे 8 इसके अंदर है तो मुझे रिटर्न में ट्रू कर देगा. इसी तरह एक और तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं. उसमें उसका सिंटैक्स ये है कि एलिमेंट लिखेंगे पहले, फिर नॉट इन रिजर्व वर्ड है, फिर सेट डिफाइन करेंगे कि फिर सेट में से देखना है वो इसके अंदर नहीं है. तो मैं प्रिंट की कमांड देता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ कि एप्पल एक एलिमेंट, ये वाला, नॉट इन रिजर्व वर्ड है, और फिर एक्स क्या है जी, सेट. मुझे इस सेट में से देख के आओ ये इसके अंदर नहीं है, क्योंकि एप्पल तो इसके अंदर है, तो इसके रिटर्न में मुझे वो फॉल्स दे देगा. तो इस तरह जब भी हम लोग एलिमेंट्स को डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ तो हमें बूलियन में ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स देगा, यानी वो बताएगा है या नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ का फंक्शन. टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. लेंथ का जो सिंटैक्स है वो लेंथ लिखते हैं, फिर सेट नेम लिखेंगे यानी कि एक्स है, और इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि मैंने देखना है इसके अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर हुए हैं, तो मुझे उसकी लेंथ कैलकुलेट कर देता है. इसकी एग्जांपल प्रिंट ले लेता हूँ, लेकिन उसके अंदर मैं लेंथ लिखता हूँ और एक्स क्या है, ये मेरा सेट है और इसको उसने कैलकुलेट करके मुझे बता दिया इसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स हैं. इस तरह हम लोग सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करवा सकते हैं. इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं. मेरे पास पाइथन की एक टेक्स्ट फाइल ओपन है, इसके अंदर एक एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर मैं सेट को स्टोर करवाना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर दे के कर्ली ब्रैकेट्स लिखूंगा और इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं. जैसे इसके अंदर 8 - 30 ये दोनों आपके इंटीजर हैं, फिर फ्लोटिंग वैल्यू है, फिर स्ट्रिंग है, एंड देन फिर हम लोगों ने एक बूलियन वैल्यू दी है. तो सेट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर करवा सकते हैं. इसको मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ, मैं प्रिंट लिखूंगा, सेट लिखूंगा, एक्स है, इसको सेव करके रन करते हैं.
तो वो मुझे इस तरह रिजल्ट दे देता है। आप एक चीज़ नोट करें यहाँ पे कि उसने मुझे अनऑर्डर्ड फॉर्म में डिस्प्ले कराए हैं। तो सेट के अंदर जो डाटा बैकएंड पे स्टोर होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे अनऑर्डर्ड शेप में होते हैं। और प्लस आप देखें उसने मुझे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर दिया है। जब भी वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमें रिजल्ट देगा तो इट्स मीन ये कोई ना कोई सेट है। फिर हमारे पास था कि हम लोगों ने अगर डिटरमाइन करना है इसमें से कि कोई एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या फंक्शन यूज़ करते थे। यहाँ प्रिंट के अंदर ही मैं ले लेता हूँ उसको 8 लिखता हूँ और कहता हूँ इन और उसके बाद सेट, यानी कि ये एलिमेंट देखो इस सेट के अंदर है। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो उसने मुझे वैल्यू ट्रू में दे दी है। इट्स मीन के 8 जो है इसका एलिमेंट है। और अगर मैं कोई और वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 9 लिख के इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मुझे क्या रिजल्ट देगा, वो मुझे रिजल्ट देगा फॉल्स, यानी कि ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। फिर इस तरह एक और फंक्शन था नॉट इन का। अगर मैं 9 नॉट इन करता हूँ कि देखो x के अंदर है सेट के अंदर, और इसको अगर रन करता हूँ तो कहता है ट्रू, यस ये इसके अंदर नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिख के कहता हूँ नॉट इन x, इसको मैं सेव करता हूँ रन करते हैं तो मुझे फॉल्स दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन था लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल वे में। यहीं पे मैं लेंथ लिखता हूँ और इसके अंदर बताता हूँ कि इसमें से कैलकुलेट करवानी है x में से, और फिर प्रिंट के फंक्शन को क्लोज करता हूँ, इसको सेव करके रन करता हूँ तो वो मुझे बता रहा है इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। इस तरह लेंथ का फंक्शन यूज करते हुए हम लोग सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास एक ऐड का फंक्शन है। टू ऐड अ न्यू एलिमेंट टू अ सेट इफ द एलिमेंट ऑलरेडी इन द सेट नो एक्शन टेकन। ऐड का फंक्शन यूज करते हैं अगर हम लोगों ने कोई नया एलिमेंट सेट के अंदर ऐड करना है। अगर कोई वो ऑलरेडी सेट के अंदर एलिमेंट है तो वो फिर कोई एक्शन नहीं लेगा, यानी कि वो ऐड नहीं करेगा। इसका सिंटैक्स क्या है, सेट नेम लिखते हैं डॉट ऐड करेंगे और उसके बाद फिर कोई न्यू एलिमेंट लिखेंगे जो उसके अंदर करवाना चाह रहे हैं हम सेट के अंदर ऐड। एग्जाम्पल x, और इस तरह सेट क्रिएट किया हुआ है। मैं x लिखता हूँ यानी सेट डॉट ऐड करे, क्या करे, मैं इसके अंदर एक ऑरेंज ऐड करवाना चाहता हूँ स्ट्रिंग, वो मैंने लिख लिया है। फिर प्रिंसेस को क्लोज किया है, मैं इसका प्रिंट लेता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे ट्रू -30 और ऑरेंज भी उसने उसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ये टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए हैं, लेकिन सारे के सारे अनऑर्डर्ड फॉर्म में है। फिर हमारे पास एक और फंक्शन है अपडेट का, ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स टू अ सेट इफ एनी एलिमेंट ऑलरेडी इन द सेट नो एक्शन टेकन। अगर हमने एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम इस सिंटैक्स को यूज करते हैं, सेट नेम लिखेंगे, फिर डॉट है, फिर अपडेट लिखेंगे और उसके बाद पेरेंथेसिस के अंदर एलिमेंट्स लिखेंगे जो हम लोग सेट के अंदर ऐड करवाना चाह रहे हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के अंदर एक ऑलरेडी सेट क्रिएट किया हुआ है, मैं एक्स लिखता हूँ यानी कि सेट डॉट अपडेट करे, फिर पेरेंथेसिस स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने फिर सिक्योर ब्रैकेट ली है, उसके अंदर मैंने फिर ऑरेंज और फिर येलो 2 और एलिमेंट्स ऐड किए हैं और एंड पे फिर इसको सिक्योर ब्रैकेट से क्लोज किया है और फिर पेरेंथेसिस को क्लोज किया है। सिक्योर ब्रैकेट इसलिए यूज की है कि आप इसके अंदर जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो आप लिस्ट की फॉर्म में भी कर सकते हैं, टुपल की फॉर्म में भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग की फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये आर्गुमेंट्स को भी ले लेता है। अब अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूं तो आप देखिए उसने उसी के अंदर ऑरेंज भी ऐड कर दिया और येलो भी ऐड कर दिया और मेरे पास अब ये 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स का सेट है। इस तरह हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स इन द सेट। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे और मैं यहाँ पे x में ऐड कुछ करवाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं x डॉट ऐड लिखूंगा और पेरेंथेसिस में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 20 उसको ऐड कर दो, उसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। आप देखिए उसने इसके अंदर 20 भी ऐड कर दिया एलिमेंट सेट के अंदर, तो यहाँ पे अब मेरे पास 6 एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। इस तरह एक और फंक्शन था अपडेट का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, यहीं पे x के आगे अपडेट लिखना पड़ेगा और फिर मुझे जो भी इसके अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ मोर देन 1 एलिमेंट्स, एक भी कर सकते हैं लेकिन मोर एलिमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं सिक्योर ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट करवाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 40 लिख देता हूँ, फिर मैं कॉमा डालता हूँ और उसके बाद मैं ऑरेंज लिख देता हूँ यहाँ पे और फिर इसको हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक से ज्यादा एलिमेंट्स ऐड किए हैं, एग्जांपल के तौर पे 2 किए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप देखें इसने अपडेट कर दिया है सेट को और उसके अंदर ऑरेंज भी ऐड कर दिया है और 40 भी ऐड कर दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स इस सेट के अंदर है इस टाइम।
तो इस तरह आप लोग अपडेट का फंक्शन यूज करते हुए मोर देन वन एलिमेंट्स को एक ही सिंटैक्स के थ्रू ऐड करवा सकते हैं किसी सेट के अंदर। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है डिस्कार्ड का, टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ सेट इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट डिस्कार्ड हैज नो इफेक्ट। डिस्कार्ड हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोगों ने कोई एलिमेंट डिलीट कराना है सेट में से, तो उसका सिंटैक्स क्या है, सेट लिखते हैं, फिर डॉट है, डिस्कार्ड लिखेंगे और उसके बाद एलिमेंट का नाम लिखेंगे। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसी तरह ही मेरे पास सेट ऑलरेडी बना हुआ है, एक्स लिखूंगा यानी एक्स में से डिस्कार्ड कर दे, मैं 11.3 डिस्कार्ड करवाना चाह रहा हूँ, उसको पेरेंथेसिस में लिखूंगा, प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे क्या करेगा, इस सेट में से 11.3 जो एलिमेंट है वो उसने रिमूव कर दिया और इस तरह रिमेनिंग 4 जो एलिमेंट्स है वो उसने मुझे प्रिंट कर दिए। फिर और एक फंक्शन है रिमूव का, टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम अ सेट इफ द एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ अ सेट रिमूव रेज एन एरर। रिमूव का फंक्शन भी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई एलिमेंट डिलीट कराना है सेट से। लेकिन रिमूव और डिस्कार्ड के अंदर एक चीज का डिफरेंस है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप रिमूव लिख के किसी एलिमेंट को डिलीट करवाएंगे तो उस सूरत में अगर तो वो सेट के अंदर होगा तो उसको रिमूव कर देगा, अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होगा तो वो हमें एरर देगा। लेकिन डिस्कार्ड के सूरत में क्या करेगा, अगर हम डिस्कार्ड करवाएंगे तो अगर वो ऑलरेडी सेट के अंदर है तो वो उसको रिमूव कर देगा, अगर वो नहीं है तो डिस्कार्ड फंक्शन हमें रिटर्न में विदाउट चेंजेस सेम वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। ये मेन डिफरेंस है इसके अंदर। अभी इसका रिमूव का सिंटैक्स देख लेते हैं, सेट डॉट रिमूव, फिर एलिमेंट नेम लिखना है जिसको रिमूव करवाना है। एग्जांपल लेके चलता हूँ, सेट ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, एक्स लिखूंगा, डॉट रिमूव करूंगा और मैं कहता हूँ इसमें से एप्पल को रिमूव कर दे, प्रिंट करवाऊंगा तो वो मुझे इस सेट में से एप्पल को रिमूव कर देगा और रिमेनिंग जो है वो मुझे प्रिंट कर देगा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। उसी तरह चलेंगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कार्ड लिख देते हैं और सेट ऑलरेडी हमारे पास है, पेरेंथेसिस में किसको डिस्कार्ड करवाना चाह रहे हैं, मैं 11.3 को कर रहा हूँ और इस एलिमेंट को लिख के मैं इसको अगर सेव करके रन करता हूँ तो आप देखिए उसने उसमें से 11.3 रिमूव कर दी है। अच्छा, हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर डिस्कार्ड कोई ऐसा एलिमेंट करवाना चाह रहे हैं जो सेट के अंदर नहीं है तो वो रिटर्न में हमें क्या देगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 9 लिख के इसको सेव करके रन करता हूँ, ये एलिमेंट ऑलरेडी सेट के अंदर नहीं है, तो फिर वो हमें क्या रिजल्ट देगा, वो उसने मुझे उसी तरह रिटर्न कर दिया कि इसके अंदर कोई एरर या कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। डिस्कार्ड के अंदर यही है कि अगर आपको रिमूव करते हैं तो हमें वो कोई एरर नहीं डिस्प्ले करता। फिर एक और फंक्शन था रिमूव का। रिमूव में क्या करते हैं कि अगर मैं कहता हूँ 9 को रिमूव करे जो कि इसका पार्ट नहीं है सेट का, इसको मैं सेव करके रन करता हूँ तो आप देखिएगा वो मुझे एरर भी देगा। मैं इंटर करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि एरर 9 जो है इसके अंदर नहीं है। तो रिमूव और डिस्कार्ड के अंदर यही फर्क है कि डिस्कार्ड जो है हमें कोई एरर नहीं देता, रिमूव जो है हमें एरर भी बताता है अगर वो एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है। और अगर एलिमेंट सेट के अंदर है, जैसे 8 है, इसको मैं सेव करता हूँ और रिमूव करवाता हूँ तो आप देखिए उसने सेट में से 8 को रिमूव कर दिया है। इस तरह हम लोग सेट में से किसी एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो हम रिमूव का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं और डिस्कार्ड का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लियर का फंक्शन है, इज यूज रिमूव ऑल एलिमेंट टू अ सेट। अगर हम लोगों ने ऑल एलिमेंट सेट करने हैं तो उसका सिंटैक्स जो है वो सेट लिखेंगे, डॉट क्लियर और पेरेंथेसिस लिखेंगे। एग्जांपल लेके चलता हूँ, ये सेट है और इसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। मैं एक्स लिखूंगा, डॉट और क्लियर लिखूंगा, फिर पेरेंथेसिस लिख दूंगा और फिर मैं अगर इसका प्रिंट लूंगा तो वो रिटर्न में मुझे एम्प्टी सेट दे देगा और इसके जितने भी एलिमेंट है वो उसने रिमूव कर दिए। तो हम लोग ने अगर ऑल एलिमेंट्स रिमूव करने हैं तो हम लोग क्लियर का फंक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है कॉपी का, इज यूज टू कॉपी एग्जिस्टिंग सेट्स एलिमेंट्स इनटू अनदर सेट। इसका सिंटैक्स क्या है, न्यू सेट नेम लिखेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर लिखूंगा, फिर मैं सेट डॉट कॉपी लिखूंगा। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉपी का फंक्शन यूज करके किसी भी सेट और अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो उसके एलिमेंट्स को एक नए सेट के अंदर कॉपी करवा सकते हैं। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास सेट बना हुआ है एक्स के नाम से, इसके अंदर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। मैं वाई एक न्यू सेट बनाना चाहता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर दूंगा, फिर मैं लिखूंगा एक्स इस सेट के कॉपी कर दो जितने भी एलिमेंट्स हैं। अगर मैं वाई को अब प्रिंट करवाता हूँ तो वो सेम रिजल्ट देगा क्योंकि उसने सारे के सारे एलिमेंट जो एक्स के थे वो वाई के अंदर कॉपी कर दिए हैं। अब वाई और एक्स दो डिफरेंट सेट कंसीडर होंगे। इस तरह हम लोग कॉपी का फंक्शन यूज करके किसी और सेट के अंदर भी उसके एलिमेंट्स कॉपी करवा सकते हैं।
इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि क्लियर का फंक्शन यूज़ करना है, तो एक्स डॉट क्लियर करूँगा मैं, और इसके अंदर कुछ नहीं लगना पड़ता है, पेरेंथेसिस क्लोज करवाता हूँ, सेव करता हूँ। अब वो क्या करेगा, एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव कर देगा। अब इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखिए उसने रिटर्न में सेट पेरेंथेसिस में दे दिया। सेट एग्जिस्ट करता है एक्स, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन था कॉपी का। कॉपी में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कॉपी लिखते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने कहाँ पे इसको कॉपी करवाना है। इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक नया सेट बनाएगा वाई, और उसके अंदर कॉपी कर देगा। इसको रन करके देखते हैं, तो आप देखिए उसने y के अंदर मुझे सारे के सारे वही एलिमेंट्स दिखाए हैं जो x के अंदर थे। इस तरह हम लोग कॉपी का फंक्शन यूज करते हुए किसी और सेट के एलिमेंट्स को एक नया सेट बना के उसके अंदर कॉपी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन का फंक्शन जब यूज करते हैं तो रिटर्न अ सेट दैट कंटेन्स द सिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर सेट्स। इसका सिंटैक्स क्या है, सेट डॉट इंटरसेक्शन लिखेंगे और फिर अदर सेट लिखेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, ये एग्जांपल है, एक मेरे पास सेट ए है, एक मेरे पास सेट बी है, उसके दरमियान जो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे वो हमें रिटर्न में देगा। एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक ए के साथ मैंने सेट बनाया हुआ है, एक मैंने बी के साथ सेट बनाया हुआ है। बनाना और एप्पल इसके दो एलिमेंट है बी सेट के। अब आप देखिए इसके अंदर जो कॉमन है वो एप्पल है, तो वो जब इंटरसेक्शन करते हैं वो जो कॉमन होगा ए और बी के दरमियान वो हमें एक नए सेट में प्रिंट करके देगा। अब नेक्स्ट मैं लिखूंगा प्रिंट करे ए को इंटरसेक्शन, और फिर पेरेंथेसिस के अंदर मैंने बी लिखा है, तो मुझे वो रिटर्न में एप्पल देता है। इस तरह हम लोग इंटरसेक्शन का भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, और जो सिमिलर उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो हमें रिजल्ट में दे देगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है डिफरेंस का। रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। इसमें क्या होता है कि हमें वो डिफरेंस देता है ए और बी, यानी कि दो सेट्स के दरमियान अगर कोई डिफरेंस है वो देगा। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है, सेट लिखते हैं, फिर डॉट डिफरेंस लिखूंगा, फिर अदर सेट लिखूंगा जिसमें से डिफरेंस देखना है हम लोगों ने। एग्जाम्पल प्रिंट करवाता हूं मैं, ए मेरे पास यही है, मैं कहता हूँ ए में से जो एलिमेंट्स हैं उसका डिफरेंस देखो बी के अंदर, तो मैं जब उसको प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे वो ये रिजल्ट देगा। अच्छा, डिफरेंस कैसे देखा है आपने, वो देखे उसने मुझे ए के अंदर जो एप्पल है वो बी के अंदर भी है, तो इसलिए उसने एप्पल जो है वो मुझे प्रिंट करके नहीं दिया, रिमेनिंग चार जो एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट कर दिए, यानी वो कह रहा है कि एप्पल जो है वो बी के अंदर भी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि ए सेट है, बी सेट है, और इसके अंदर जो कॉमन होंगे वो नहीं दिखाएगा, जो रिमेनिंग होंगे वो हमें वो प्रिंट कर देगा। इसी तरह मैं कर सकता हूं कि मैं b डॉट डिफरेंस a कर सकता हूं, तो फिर वो b के इसके साथ कंपेयर करेगा, तो जब इसके साथ कंपेयर करेगा यहाँ पे फिर एप्पल कॉमन है तो मुझे रिटर्न में सिंपल बनाना देगा। इस तरह हम लोग दो सेट्स के दरमियान डिफरेंस भी कॉल करवा सकते हैं यूजिंग डिफरेंस फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है यूनियन का फंक्शन। रिटर्न्स अ सेट दैट कंटेन ऑल आइटम्स ऑफ बोथ सेट्स। यूनियन के फंक्शन के थ्रू हम लोग दो सेट्स के दरमियान जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स क्या है, सेट लिखूंगा डॉट यूनियन, फिर अदर सेट दे दूंगा। इसकी एग्जांपल लेके चलते हैं, प्रिंट, फिर मैं लिखता हूं ए, यानी कि ए सेट ये है, यूनियन ऑफ बी सेट ये है। तो वो मुझे रिजल्ट में क्या करेगा कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए और बी के अंदर है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें, क्योंकि सेट्स के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती है, इसलिए उसने एप्पल जो है मुझे एक दफा ही प्रिंट करके देना है। अनऑर्डर्ड होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं उसके अंदर स्टोर होंगी, तो उसने मुझे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए ए और बी के यूनियन के रिटर्न पे। इस तरह हम लोग इंटरसेक्शन, डिफरेंस और यूनियन के फंक्शन यूज कर सकते हैं सेट के अंदर। इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। मैंने टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी हमारे पास एक ए के नाम से सेट बना हुआ है, फिर हमारे पास बी के नाम से एक सेट बना हुआ है जो कि बनाना और एप्पल इसके अंदर मैंने दिए हैं। फिर मैं एक सी वेरिएबल लेता हूं और असाइनमेंट ऑपरेटर देख के यहाँ पे वो फंक्शन परफॉर्म कराता हूँ, ए डॉट इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो देखिए मुझे वो क्या रिजल्ट देगा। अब उसने इंटरसेक्शन किया है तो आप देखिए उसने एप्पल जो है, यानी कि जो कॉमन है दोनों के दरमियान, वो उसने मुझे यहाँ पे उसका रिजल्ट दे दिया है। इस तरह हम लोग इंटरसेक्शन का फंक्शन यूज करते हुए दो सेट के दरमियान से कुछ सिमिलर वैल्यूज हैं या सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट करवा सकते हैं। फिर हमारे पास फंक्शन था डिफरेंस का, तो यहीं पे मैं उसको लिख लेता हूँ, डिफरेंस कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंस लिखेंगे यहाँ पे, और अब ए डिफरेंस देखेगा बी के अंदर क्या है। इसको अगर मैं सेव करके रन करता हूँ तो
उसने क्या किया है, मुझे ए का डिफरेंस ढूंढा है बी के अंदर, यानी कि एप्पल जो है ए और बी में कॉमन है, इसलिए उसने ए के अंदर बाकी जितने भी रिमेनिंग है 8 - 30 11 और 2 ये 4 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं उसने मुझे रिजल्ट में दे दिए। तो इस तरह हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं। फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ बी लिख लेता हूँ और ए में से डिफरेंस ढूंढते हैं। इसका वैसे रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्योंकि उसने ए में से देखना है और लेकिन प्रिंट मुझे बी करके देना है, तो वो उसमें क्या करेगा, इसमें सिर्फ वो बनाना प्रिंट करके देगा क्योंकि एप्पल जो वो कॉमन है ए और बी के अंदर। इसको सेव करके रन करके भी देख लेते हैं। तो देखिए उसने मुझे बनाना जो है वो प्रिंट कर दिया है बी का। इस तरह हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं दो सेट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान भी और बी और ए के दरमियान भी। फिर हमारे पास एक और फंक्शन था यूनियन का। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूनियन लिख लेते हैं और इसको अगर रन करूंगा तो वो मुझे दोनों जो ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर देगा। मैं सेव करता हूँ तो रन करते हैं तो आप देखिए उसने मुझे ए और बी के एलिमेंट्स प्रिंट कर दिए हैं। अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, प्लस उसने एप्पल दोनों में है, तो उसने एक ही दफा किया है क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं होती। इस तरह हम लोग इंटरसेक्शन, डिफरेंस और यूनियन के फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं सेट्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेसिंग सेट थ्रू लूप। हम सेट के एलिमेंट्स को लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही लूप यूज होगा, वो है फॉर लूप। तो उसका सिंटैक्स लेके चलता हूँ। एक्स मेरे पास ऑलरेडी सेट क्रिएटेड है, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फिर मैं फॉर लिखूंगा, आई एक वेरिएबल देता हूँ, इन है, एक्स सेट है, इसमें से उठाए और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा आई, तो वो मुझे इस तरह रिजल्ट दे देगा। वाइल लूप इसलिए इसके अंदर काम नहीं करता क्योंकि ये इंडेक्सिंग नहीं करता, और जब इंडेक्सिंग नहीं करता तो हमें पोजीशन नंबर नहीं पता होते। अगर पोजीशन नंबर नहीं पता तो हम लोग फिर वाइल लूप के अंदर तो पोजीशन नंबर के थ्रू ही कॉल करवाते हैं, इसलिए वाइल लूप इसके अंदर काम नहीं करता। इसलिए हम लोग फॉर लूप के थ्रू सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं या कॉल करवाते हैं। इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर टाइम सेविंग फॉर लूप का मैंने कोड ऑलरेडी लिख लिया है, इसको मैं ऑलरेडी कई दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसको अभी हम लोग रन करके देख लेते हैं। फॉर लूप को सेट के अंदर जब रन करते हैं तो रिटर्न में वो मुझे ये वैल्यूज देता है, यानी कि वही एलिमेंट जो इस सेट के अंदर है इस तरह मुझे रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेट कंस्ट्रक्टर। दिस इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेट, इट रिटर्न्स अ म्यूटेबल एलिमेंट्स ऑफ सेट। और इसका सिंटैक्स जो है सेट लिखते हैं और पैरेंथेसिस लिखते हैं। सेट के अंदर भी हम लोग थ्रू कंस्ट्रक्टर सेट क्रिएट कर सकते हैं, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, एक्स लिखूंगा, एक वेरिएबल है, लेकिन मुझे यहाँ पे पहले सेट लिखना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस लिखूंगा, एंटर करूंगा तो रिटर्न में मुझे एक एम्प्टी सेट वो बना देगा। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक्स वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेट लिखना पड़ता है। फिर पैरेंथेसिस में अगर मैं पाइथन लिखता हूँ एक स्ट्रिंग, और अगर इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वो मुझे एक एक अल्फाबेट जो है पाइथन का वो सेपरेट करके सेट बना देता है। ये हर अल्फाबेट को ईच डिफरेंट एलिमेंट के तौर पे स्टोर करता है। तो ये काम हम लोग थ्रू सेट कंस्ट्रक्टर करवा सकते हैं। फिर मैं वही बताऊंगा कि कंफ्यूज ना होइएगा। अगर मैं नॉर्मल तरीके से सेट को लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ, लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ और पाइथन उसके अंदर एक स्ट्रिंग देता हूँ तो उसको प्रिंट करवाता हूँ, तो वो मुझे रिटर्न में जो वैल्यू देगा वो इस तरह देगा, यानी कि एक ही एलिमेंट को शो करवाएगा। ये हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर करवाएंगे तो वो डिफरेंट ऑल अल्फाबेट्स को करके एक सेट क्रिएट करेगा। हम इसके अंदर नॉर्मल तरीके से जैसे सेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी तरह भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें एक्स के असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सेट लिखना पड़ेगा। डबल पैरेंथेसिस के अंदर मुझे वही डिफरेंट एलिमेंट्स देने पड़ेंगे, फिर डबल पैरेंथेसिस से क्लोज करूंगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट लूंगा तो मुझे उसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही वो इसका रिजल्ट देगा। फिर इसी तरह हम लोग इसके अंदर रेंज का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या है, सेट लिखूंगा, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा, रेंज लिखूंगा, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा और कोई स्टार्टिंग वैल्यू दूंगा, कॉमा दूंगा, स्टॉपिंग वैल्यू दूंगा, कॉमा दूंगा। स्टेप साइज भी हम करवा सकते हैं। पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, फिर मेन पैरेंथेसिस सेट की क्लोज करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। एक्स वेरिएबल लिया है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर मैंने सेट लिखा है, फिर पैरेंथेसिस के अंदर रेंज लिखा है, रेंज के अंदर मैंने वैल्यू 5 दे दी है। और अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करता है। अगर मैं इसका प्रिंट लूंगा तो मुझे वो 0 से लेके 4 तक का एक सेट बना देगा। तो आप अगर इंटीजर वैल्यूज की कोई सेट बनाना चाह रहे हैं, आपको मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, तो आप रेंज का फंक्शन यूज करते हुए भी 1 से लेके 100 तक या 1 से लेके 500 तक या जितनी भी आप रेंज देना चाह रहे हैं नंबर्स की, तो हम लोग रेंज का फंक्शन यूज करते हुए सेट क्रिएट कर सकते हैं।
इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। मैं x एक वेरिएबल लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ, और अब यहाँ पे मुझे सेट कंस्ट्रक्टर का फंक्शन यूज करना है, तो फिर मुझे सेट लिखना पड़ेगा और फिर पैरेंथेसिस देने पड़ेंगे। इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो वो मुझे एक एम्प्टी सेट बना देगा। इंटर करता हूँ तो आप देखिए उसने मुझे एक एम्प्टी सेट बना दिया। इसी तरह हम लोग इसके अंदर एलिमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मैं सिंपल एक स्ट्रिंग की वैल्यू देता हूँ पाइथन, इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, आप देखिए उसने सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं सेपरेट करके उसको सेट के अंदर स्टोर किए हैं, लेकिन ये सारे अनऑर्डर्ड फॉर्म में किए हैं। अब आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ कि स्टैंडर्ड सेट में और सेट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने दो सेट बना लिए हैं, एक मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाया है जिसके पहले हम लोग सेट लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैंने सेट बना लिया है और दोनों के अंदर स्ट्रिंग पाइथन की वैल्यू थी। अब ये दोनों का रिजल्ट देखते हैं वो हमें क्या देगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो आप देखें जो सेट कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज किया है उसने हर अल्फाबेट्स को डिफरेंट एलिमेंट के तौर पर ट्रीट किया और उसको स्टोर किया सेट के अंदर, लेकिन जो मैंने स्टैंडर्ड यूज किया है उसने उसको सिंगल एलिमेंट के तौर पर ट्रीट किया है और उसको स्टोर किया। ये डिफरेंस है सेट कंस्ट्रक्टर का और स्टैंडर्ड सेट क्रिएट करने में। फिर हम लोग सेट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी करवा सकते हैं। उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, लेकिन डबल पैरेंथेसिस के अंदर इसको स्टार्ट और क्लोज करवाना पड़ेगा। इसको सेव करके अगर रन करेंगे तो आप देखिएगा वो स्टैंडर्ड वाला ही रिजल्ट देगा। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करता हूँ, आप देखिए उसने मुझे जिस तरह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हैं इस तरह हम लोग सेट कंस्ट्रक्शन फंक्शन यूज करते हुए भी ये काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेंज का फंक्शन है, वो कैसे यूज करते हैं इसी तरह ही लेके चलूंगा। एक्स है, फिर सेट कंस्ट्रक्टर जब भी लिखते हैं पहले सेट लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा, फिर मुझे यहाँ पे रेंज देना पड़ेगा और रेंज लिखने के बाद फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर कोई वैल्यू दूंगा। मैं सिंपल 8 लिख लेता हूँ और इसी तरह फिर उसको क्लोज कर लेते हैं। अब मैं प्रिंट एक्स करवाता हूँ सेव करके, तो मुझे वो 0 से लेके 7 तक उसने उसका सेट क्रिएट कर दिया बैकएंड पे और स्टोर कर लिया है। तो इस तरह हम लोग रेंज का फंक्शन यूज करते हुए भी थ्रू सेट कंस्ट्रक्टर इंटीजर नंबर्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप कितनी रेंज को स्टोर करवाना चाहते हैं। मैन्युअली देने की बजाय आप रेंज का फंक्शन यूज करेंगे तो आप इजीली ये काम कर सकते हैं। I hope you understand how set works in Python. If you like this video, kindly share with your friends and please subscribe this channel. Thank you.